हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे इस क्यूट से चैनल डू फॉर यू में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन को करने वाले हैं और इस क्वेश्चन का यूज हम लोग करेंगे विभव मापिका। जो मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था पोटेंशियोमीटर के बारे में, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के मान को कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के डेरिवेशन को हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालने वाले हैं विभव मापी का उपयोग करके, ठीक है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों से लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों से। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू होता है E बाय V माइनस 1 और इंटू R। ठीक है, और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, किसी परिपथ से बहने वाली धारा तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के बीच संबंध ज्ञात करें। ठीक है, उस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरा आप लोग को इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, कहीं पे कॉपी के साइड में पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में। चलो, तो इसको लिख लेना है। अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं एक बार और बता देना चाहूंगा। क्वेश्चन कहता है कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड आउट द डेरिवेशन एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग लिख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, आंसर बनाते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग को लिखना है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। लिखना है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसके प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दिखलाई गई है। ठीक है, और चित्र ध्यान से देखिएगा, फिगर ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पे एक सेल जुड़ा हुआ है, ये है एक धारा नियंत्रक है, और यहाँ पे एक कुंजी के है, यहाँ पे एक कुंजी के है, कुंजी मतलब स्विच प्लग की, बात समझ में आया। अब इस परिपथ में एमीटर जुड़ा हुआ है, ये ए जो है एक एमीटर है, एमीटर का मतलब जो धारा को मापता है, ठीक है, उसको एमीटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु बी है, और इन दो बिंदुओं में एक तार को, एक समान मोटाई वाले, जिसको बोलेंगे एक समान मोटाई वाले तार ए बी है, ठीक है, जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम जिसको बोलते हैं मिश्र धातु, यानी कि ए बी एक तार है, ठीक है, जो मिश्र धातु की बनी हुई है। बात समझ में आया। बिंदु ए से एक सेल जुड़ा हुआ है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ ई है, और आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और सेल के दूसरे सिरे पर एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जॉकी को तार ए बी पर जो है आवश्यकता अनुसार घिसकाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को मीटर ब्रिज में बताया था। बात समझ में आया। यहाँ पे एक पॉइंट जे है, ठीक है ना, जे है, और यहाँ पे एक पॉइंट जे डैश है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, जे डैश है। बात समझ में आया। इस सेल से एक प्रतिरोध बॉक्स आर को जोड़ दिया गया, और सेल के दूसरे सिरे पर, ठीक है ना, यहाँ पे एक कुंजी है, ठीक है, इस कुंजी का नाम हम के डैश दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्लग की, दूसरा प्लग की जुड़ा हुआ है, जिसका
नाम कितना है, के डैश है। बात समझ में आया? अब मैं इसके बारे में पूरा समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान समझना है, यानी कि बनावट, इसका बनावट ध्यान समझेंगे, बनावट, ठीक है, ध्यान समझना है। देखो ध्यान समझो, बनावट क्या लिखना है, लिखना है इसमें एक ए बी समान मोटाई वाले तार जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम, जिसको मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है, मिश्र धातु की बनी हुई है, जिसकी लंबाई 10 मीटर या 4 मीटर होती है, जिसकी लंबाई 10 मीटर या 4 मीटर होती है, ठीक है। और बिंदु ए से एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सेल के दूसरे सिरे से या फिर सेल के दूसरे सिरे पर एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जुड़ा हुआ है और जॉकी को तार AB पर आवश्यकता अनुसार घिसकाया जा सकता है। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान समझो, यहां पर एक स्केल है, यहां पर एक स्केल है, ठीक है ना, जिससे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्केल है, आ गया समझ में? देखो स्क्रीन पर बनावट लिखा होगा, ठीक है। बनावट के बारे में एक बार और बता देना चाहूंगा, लिखना है बनावट में क्या लिखना है बोलो, इसमें एक AB समान मोटाई वाले तार है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम मिश्र धातु की बनी होती है, जिसकी लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर होती है। बिंदु ए से एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। सेल के दूसरे सिरे से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जुड़ा हुआ है, जॉकी, ठीक है, एक जॉकी जुड़ा हुआ है और जॉकी को तार AB पर आवश्यकता अनुसार घिसकाया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया? गुड। अब हम लोग बात करेंगे क्रियाविधि का। क्रियाविधि मतलब वर्किंग रूल। बात करेंगे किसका? वर्किंग रूल यानी कि क्रियाविधि। इसको क्या बोलते हैं बोलो? क्रियाविधि। तो हम लोग निकालेंगे जो क्रियाविधि है 2 स्टेप में निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। दिख रहा है ना सबको? किसमें बात करेंगे? स्टेप फर्स्ट में। ध्यान समझना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, के डैश, देखो यहां पे कुंजी के को दबाना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में यहां पे मैं लिख रहा हूं कुंजी के को दबाया जाता है, के डैश को नहीं। कुंजी के को दबाया जाता है, के डैश को नहीं, के डैश को नहीं। बात समझ में आया? क्या करता है स्टेप फर्स्ट में? कुंजी के को दबाया जाता है, के डैश को नहीं। जब कुंजी के को दबाया जाएगा तो क्या होगा बोलो? इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। फिर जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान J पर लाया जाता है, यहां पर लाया जाता है, ठीक है, उस स्थान J पर लाया जाता है जहां पर लाने पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 हो जाए, ठीक है। मैं एक बार और बताऊंगा, ध्यान समझना। जब कुंजी K को दबाया जाता है, K डैश को नहीं, तब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, फिर कुंजी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान J पर लाया जाता है, लाया जाता है, ठीक है, या फिर उस बिंदु बोलेंगे, उस बिंदु J पर लाया जाता है, जहां गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए बोलो? 0 हो जाए, ठीक है। यहां तक लिख लिए, अब आगे नोट कीजिए। यहां पे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या होगा? 0 हो गया। मान लो कि A और J, यहां पे देखो A और J बिंदुओं के बीच की लंबाई मान लो L है। A और J बिंदुओं के बीच की लंबाई कितना है? L है, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहां पे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो गया? 0 हो गया। इस अवस्था में या फिर इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में A और J बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी कि V A और J, मतलब इसका मतलब हो गया A
और जे बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। क्या होता है बोलो? सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या ई है, तो सेल के विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। यही जो लिखना है, ठीक है। देख लो एक बार मैं और बताऊंगा। जब कुंजी के को दबाया जाता है, के डैश को नहीं, तब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान J पर लाया जाता है जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाए, और इस अवस्था में A और J बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। देखो VAJ मतलब इसका मतलब है A और J बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है, ठीक है। अब यूज करेंगे विभव मापी की सहायता। लिखेंगे यहाँ विभव मापी के सहायता से, ठीक है। विभव मापी के सहायता से, विभव मापी क्या करता है? विभव मापी करता है किसी सेल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। यही करता है, यानी कि V is directly proportional to KL। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान समझो, इसका मतलब है विभव मापी का यूज करेंगे। बिंदु A और J दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर मतलब VAJ is directly proportional to K, और इसकी लंबाई कितना L है, तो यहाँ पे L के समानुपाती होगा। यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है। बात समझ में आया? यानी कि VAJ इक्वल टू हो जाएगा KL। क्या हो जाएगा? KL। अब देखो VAJ जो है E के बराबर है, यानी कि E इक्वल टू हो गया कितना? K और L। इक्वेशन फर्स्ट, K और L इक्वेशन फर्स्ट। आगे समझ में इतना क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टेप फर्स्ट में इसका आंसर लिख रहा हूं। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में मेरा क्या आया? E इक्वल टू आया K और L इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 2 में। बात करेंगे स्टेप 2 में, नोट कर लिए ना? गुड। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में देखो अब क्या करते हैं, अब K डैश को दबाया जाता है, K को नहीं। क्या दबाया जाएगा बोलो? K डैश को दबाया जाएगा, K को नहीं। इसमें क्या करते देखो, लिखना है स्टेप 2 में, लिखना है इसमें प्रतिरोध बॉक्स R से कुछ प्रतिरोध निकाल कर, प्रतिरोध बॉक्स R से कुछ प्रतिरोध निकाल कर K डैश को दबाया जाता है, ठीक है। लिखना है यहाँ पे K डैश को दबाया जाता है, ठीक है। K को नहीं, ठीक है। K डैश को दबाया जाता है, K को नहीं। इस अवस्था में इस परिपथ से धारा प्रवाहित होगा जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा। फिर जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान J डैश पर लाया जाता है। जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान J डैश पर लाया जाता है जहां गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ठीक है। उस स्थान J डैश पर लाया जाएगा जहां गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और इस अवस्था में मतलब इस कंडीशन में, ठीक है, बिंदु A और J डैश, ठीक है, बिंदु A और J डैश के बीच का विभवांतर यानी कि VAJ डैश, ठीक है, सेल के एनोड और कैथोड के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि इन दो एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर मान लो V है, ठीक है। यानी कि VAZ इक्वल टू हो जाएगा V। क्लियर? अब यूज करेंगे क्या? विभव मापी की सहायता से। यही भी माइंड में याद रखना है, यही वाला टर्म क्या याद रखना है कि जब कुंजी K डैश को दबाया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। फिर जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान J डैश पर लाया जाएगा जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। और इस अवस्था में A और J डैश दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के एनोड और कैथोड, ठीक है, सेल के एनोड और कैथोड के विभव के बराबर होता है। मान लो सेल का एनोड और कैथोड के बीच का विभव भी है तो हो जाएगा VAZ यानी कि A और J डैश दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर, ठीक है, सेल के एनोड और कैथोड के विभव के बराबर होता है। यानी कि VAZ इक्वल टू V होगा। अब यूज करेंगे क्या? विभव मापी का यूज, विभव मापी की सहायता से, विभव
मापी की सहायता से, ठीक है, यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर के यूज करके क्या करेंगे बोलो, पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, कहता है कि किसी तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। मान लो कि A और ZS, ठीक है, A और ZS के बीच की लंबाई मान लो L डैश है। A और ZS के बीच की लंबाई कितना है, L डैश है, ठीक है। A और ZS के बीच की लंबाई जो है L डैश है। तब क्या होगा बोलो, होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ना, तो मतलब VA और ZS, V और बिंदु A और ZS के बीच का विभवांतर तार की लंबाई L डैश के समानुपाती होता है। तो VA/ZS इज इक्वल टू K और यहाँ होगा L डैश। बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे VA/ZS इक्वल टू क्या है, V है, तो यहाँ लिख देंगे V, तो V इक्वल टू होगा K और इंटू L डैश। बात समझ में आया। यानी कि स्टेप 2 में मेरे कितना आया, स्टेप 2 में, बात समझ में आया, नोट कर लीजिए फटाफट। स्टेप 2 में आ रहा है मेरा V इक्वल टू K और L डैश इक्वेशन 2। बात समझ में आया। अब लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा बोलो, E/V इज इक्वल टू K और इंटू L और बाई K इंटू L डैश। यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, E/V इक्वल टू L और, ठीक है, बाय L डैश। बात समझ में आया। और हम लोग जानते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना, गुड। अब लिखो आगे, देखो हम लोग जानते हैं किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल होता है E/V और -1 और इंटू कैपिटल R। बात समझ में आ गया। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही ये वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो E देखो, E/V की जगह क्या लिखेंगे, L/L डैश। तो स्मॉल r इक्वल टू लिखेंगे यहाँ L/L डैश और -1 और इंटू R, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सूत्र का व्यवहार करके, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू डिराइव द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। बात समझ में आया। ये वीडियो पूरा समझ में आया। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।